नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ऐसा लगता है कि समझौता जो एमओयू हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, अब वो पूरी तरह से बेकार कागज का पन्ना साबित हुआ है और लड़ाई एक बार दोबारा शुरू हो गई है। इसके पहले भी बमबारियां हुई थी। इसके पहले भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो बिना पूछे जहाज जा रहे थे, बिना इजाजत के जो जहाज जा रहे थे, उन जहाजों पर हमला किया था ईरान ने और पलटकर अमेरिका ने भी ईरान के कुछ इलाकों पर हमला किया था। लेकिन तब यह नहीं लग रहा था कि जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि हमले काफी कम थे। कल रात को जो हमला किया है अमेरिका ने ईरान के ऊपर, और वो भी तब जब शहीद अली खामनेई का जनाजा फाइनली नजफ और करबला की तरफ जा रहा है। और पहले ही वहां जो सीन दिखाई दिए हैं, नजफ और करबला दोनों जगहों से जो वीडियो आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हजारों लोग पहले ही वहां इकट्ठा हो चुके हैं मातम के लिए। और मुमकिन है कि जैसे तेहरान में, कुम में और बाकी सारी जगहों पर लाखों की भीड़ उभरी थी, वैसी ही भीड़ इराक के नजफ और करबला में भी उभरेगी। आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि शिया हिस्ट्री में नजफ और करबला का रुतबा क्या है। तो एक तरफ शहीद अली खामनेई की जो शहादत थी, उसको याद करके लोग मातम कर रहे हैं, उनका जनाजा हो रहा है, अंतिम संस्कार उनका होना है, सुपुर्द खाक किया जाना है उनको उनके अपने इलाके में जहां के वो रहने वाले थे, मैशत के, वहां के जहां पैदा हुए थे, वहां पर उनको सुपुर्द खाक करना है। वो पूरा प्रोसेस चल रहा है। और दूसरी तरफ कल अमेरिका ने जो हमले किए हैं और खास तौर पर जनूबी ईरान को जो निशाना बनाया है, साउथ ईरान को जो निशाना बनाया है, वो बाकी जो अब तक के हमले थे, सीज फायर के बाद हुए जो हमले थे, उनसे 10 गुना से ज्यादा आप कह सकते हैं पावर वाले थे। ये हमले किए गए हैं ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर और 80 से ज्यादा इलाकों पर हमले किए गए हैं। अमेरिका का कहना है कि ये हमले अब बंद हो चुके हैं, ये हमले अब पूरे हो चुके हैं। और उसका ये भी कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जो कतर और सऊदी अरबिया के जहाज गुजर रहे थे, उन जहाजों पर जो हमला किया है ईरान ने, उसका बदला लेने के लिए ईरान के ऊपर हमला किया गया है। अगर आप देखेंगे तो ये जो एयर स्ट्राइक हुई है, उसमें ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कोस्टल रडार, जमीन से आसमान में मार करने वाले मिसाइलों का जो सेंटर है, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स और इस तरह के 60 से ज्यादा निशाने बनाए गए हैं। कोई मारा नहीं गया है। बताया यह जा रहा है कि सिरिक में एक जो कमर्शियल बंदरगाह है, उनका वहां पर प्रोजेक्टाइल का टुकड़ा गिरा, जिससे कुछ लोग घायल हुए हैं। हालांकि कोई मारा नहीं गया है। जिन इलाकों में हमला हुआ है उनमें सिरिक है, केश्म है, और सबसे बड़ा हमला जो हुआ है वो बंदर अब्बास में हुआ है, जिसके वीडियो सामने आए हैं। ये तो किया है अमेरिका ने। इसके पीछे देखते हैं क्या है। और तुरंत ईरान ने भी हमले किए हैं। जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तो ये खबरें आई हैं कि कुवैत और बहरीन के ऊपर, बहरीन में 5th फ्लीट पर और कुवैत में कई सारी जगहों पर ईरान ने जबरदस्त हमले किए हैं। वहां भी तबाही हुई है। अमेरिका के जो बेसेस हैं उनको जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ये तो खबर है कहां से बम चला और कहां गिरा। लेकिन जो बम चलते हैं उनके पीछे बहुत कुछ होती है। एक सोच होता है उनके पीछे कि क्या सोच के ये बमबारियां की गई हैं, और यह तय करना होता है कि यह आगे कहां तक जाएगा। यह एनालिसिस जरूरी है। बाकी कहां कितने बम गिरे ये तो आपको सोशल मीडिया पर पता चल ही जाएगा। उसके लिए अलग से बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, 2 बातें मैं लगातार कह रहा हूं कि इस पूरी बातचीत में, एमओयू में 2 नुक्ते ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं और जिनके पूरा होने की उम्मीद सबसे ज्यादा कम है। पहला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और दूसरा लेबनान। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान ने बिल्कुल क्लियर किया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुली है, लेकिन जहाज उसी रूट पर जा सकते हैं जिस रूट पर हम इजाजत देंगे। यानी ईरान ने बहुत क्लियर किया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल जो होगा वो हमारा होगा, बिना हमारी इजाजत के। जो हमने रूट डिसाइड किया है उससे अलग अगर कोई रूट पे जहाज जाएगा तो हम उस पर अटैक करेंगे। यह बात ईरान ने बहुत क्लियर कर दी थी। एमओयू के दोनों अपने अपने मानी निकाल रहे हैं। अमेरिका यह मानी निकाल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहले की तरह हो गया। ईरान पर हमले, शहीद अली खामनेई के मारे जाने के पहले जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सबके लिए खुला हुआ था, कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था, ईरान उसमें किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं करता था।
अमेरिका का यह मानना था कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मानी यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैसा ही हो जाएगा। लेकिन ईरान ने उस वक्त भी, उसके पहले भी और उसके बाद भी यह बात कही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब कभी भी पहले की तरह नहीं होगा। और उसकी ढेर सारी वजूहात हैं जिन पर मैं बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में आपसे बात कर चुका हूं। बहुत तफसील से मैंने बताया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान अपना क्यों कंट्रोल चाहता है। केवल पैसे का मामला नहीं है। जिन लोगों को ऊपर ऊपर से यह समझ में आता है कि यह केवल पैसे का मामला है, वो इस मामले को समझ ही नहीं पा रहे हैं। टॉल वसूलना एक मामला है, जिसको उसने कहा है कि सर्विस फीस वसूलेंगे, वो एक मामला है, वो ईरान की इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। लेकिन उससे बड़ा मामला ईरान की अपनी सिक्योरिटी है। ईरान नहीं चाहता कि वहां से कोई ऐसा जहाज गुजरे जो ईरान की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता हो। मैं आपको एक बहुत पुरानी घटना याद दिलाता हूं। 90s की घटना है या 80s की, मुझे ठीक से ईयर नहीं याद है, जब इसी इलाके में हमला करके ईरान का एक पैसेंजर जहाज था, मतलब हवाई जहाज था, जिसमें जनता जा रही थी, आम लोग जा रहे थे, जैसे हम और आप हवाई जहाज में बैठकर मुंबई जाते हैं, कभी लंदन जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। ऐसे जहाज को अमेरिका ने मार के गिरा दिया था, जिसमें 300 से ज्यादा लोग हलाक हुए थे और अमेरिका ने कभी इसके लिए माफी नहीं मांगी। ईरान ने बहुत बर्दाश्त किया है। अगर आप देखेंगे तो ईरान ने पिछले 30-40 सालों में बहुत बर्दाश्त किया है और जंग की तरफ जाने से उसके बावजूद बचता रहा है। इसीलिए यह जंग शुरू होने से पहले कई बार कई लोगों ने कहा कि ईरान दूसरे इलाकों की जंग में तो हिस्सा लेता है, लेकिन खुद सीधे सीधे जंग में नहीं जाता है। इसकी वजह क्या है, ये बहुत सारे लोग पूछते रहे। वजह यही है कि ईरान एक जंग शुरू करके यहां और वहां दोनों तरफ तबाही नहीं चाहता था और जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा था, क्योंकि यह भी जानता था कि अमेरिका और इजराइल एक न एक दिन अटैक जरूर करेंगे। हर अमेरिकी प्रेसिडेंट से बेंजामिन नेतन्याहू जाकर गिड़गिड़ा रहा था कि ईरान पर अटैक करें। लगातार पिछले 20 सालों से झूठ बोल रहा है कि ईरान बस कगार पर है, कभी भी वो एटॉमिक पावर बन सकता है। और ईरान जानता था कि कभी न कभी अमेरिका में कोई ऐसा बेवकूफ प्रेसिडेंट आएगा जो इजराइल की बात मानकर ईरान पर अटैक करेगा। ईरान उसकी ही तैयारी कर रहा था और इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसने कभी कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि तुरुप का इक्का खेल की शुरुआत में नहीं फेंका जाता है। तुरुप का इक्का तब फेंका जाता है जब मामला बिल्कुल आर पार का हो जाए। तो जब जंग शुरू हुई तो वो तुरुप का इक्का ईरान ने फेंका और दुनिया को दिखाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो कैसे कंट्रोल कर सकता है। पहले भी उसने कई बार धमकियां दी हैं कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम कंट्रोल कर लेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम ब्लॉक कर देंगे। लेकिन तब शायद अमेरिका, इजराइल और उसके पिट्ठुओं को यह समझ में नहीं आया कि ईरान वाकई ये कर सकता है। इसको कोरी धमकी समझा गया। जंग शुरू हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ईरान ने कंट्रोल किया, वहां से जहाजों की आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब ट्रंप साहब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली हुई थी उसके बंद होने के जिम्मेदार हैं और सोचते ये हैं कि समझौता करके वो हासिल कर लेंगे जो जंग के मैदान में हासिल नहीं कर पाए, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा लेंगे। अब जब ये समझौता हो जाता है कि 60 दिनों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली रहेगी, तो वो क्या करते हैं? एक रूट वो है जिस पर ईरान इजाजत दे रहा है कि जहाजें जा सकती हैं। इन्होंने एक और रूट डेवलप किया ओमान से लगकर, ओमान से मिलकर नहीं, इसमें ओमान गवर्नमेंट नहीं शामिल है, लेकिन ओमान की तरफ वाले इलाके में इन्होंने एक और रूट डेवलप किया और इनका दावा यह है कि इस रूट से अमेरिका जहाजें निकलवाएगा। और ट्रंप लगातार दावा करते रहे हैं कि ईरान की अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं चल रही है और हम जितने जहाज चाहें निकाल सकते हैं। ईरान का जो अटैक था 2 जहाजों पर, वो अमेरिका के इसी दावे का जवाब था। तो बहुत साफ है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका की समझदारी अलग अलग है और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। इस बात को मैं कई बार कह चुका हूं और आज फिर अंडरलाइन कर रहा हूं कि ट्रंप चाहे जितनी धमकियां दे दें, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। और जो कल रात को और आज सुबह हुआ है
उसके बाद मुझे यह साफ दिखाई दे रहा है, जिस तरह के बयानात आए हैं ईरान से, उससे मुझे बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि अगले 24 घंटों में ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है। इसके क्या असरात होंगे उन पर बात करूंगा, लेकिन पहले पॉइंट नंबर दो जिसको लेकर मुझे शुरू से डाउट था और बहुत सारे लोगों को डाउट था, मैं अकेला नहीं था, कि यह मुद्दा कैसे सुलझेगा। वो मुद्दा है लेबनान का। अब देखिए, लेबनान के बारे में खबर यह आ रही है कि इजराइल ने अलग अलग नेशनलिटीज के कुछ लोगों को, अपने एजेंट्स को, जिसमें एक इजिप्शियन एजेंट था और भी अलग अलग कंट्रीज के कुछ एजेंट्स को भेजा था साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह वाले इलाके में। इनकी पहचान हो गई और हिजबुल्लाह ने इनको मार डाला। बहुत सीधी सी बात है कि अगर इजराइल का एजेंट जाएगा तो मारा ही जाएगा, उसमें कोई मोहब्बत वाली बात तो होगी नहीं। दरअसल अगर आप देखेंगे तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो पहला ही पैरा है वो ये कहता है कि लेबनान सहित सारे मोर्चों पर जंग खत्म होगी। पहला पैरा, पहली लाइन तकरीबन यही है। और कल जब ईरान के ऊपर अटैक कर रहा था अमेरिका, ठीक उसी वक्त इजराइल जुनूबी लेबनान पर अटैक कर रहा था, साउथ लेबनान पर अटैक कर रहा था, और ये अटैक्स रुके ही नहीं है। लेबनान वाले मुद्दे पर ईरान बिल्कुल क्लियर था। कल भी कालिबाफ का बयान आया है कि जब तक लेबनान के बॉर्डर पर जंग नहीं रुकती है, आगे बातचीत का कोई मतलब नहीं है। तो ट्रंप को यह लगा था कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाएगा, जैसा जेडी वांस ने बीच में बोल भी दिया था, और इन 60 दिनों में हम अपने इंटरसेप्टर्स नए तरीके से बना लेंगे जो खत्म हो गए हैं। इन 60 दिनों में हम ढेर सारा तेल इकट्ठा कर लेंगे। हमारे जो लघुए भगुए हैं, जो कंट्रीज अमेरिका के कैंप में हैं, वो भी ढेर सारा तेल इकट्ठा कर लेंगी। तो जो तेल का संकट है, जो आयल का प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाएगा। दुनिया के पास आयल रहेगा और उसके बाद 1-2 महीने जंग चलाकर हम ईरान को खत्म कर देंगे। ये पूरा प्लान था डोनाल्ड ट्रंप का। और खास तौर पर जो मिड टर्म इलेक्शन होने हैं वो भी अगर निपट जाते हैं इस बीच में, तो इससे बेहतर क्या हो सकता था डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इसलिए प्लान ये था, और इस प्लान में वो कभी ईमानदार था ही नहीं कि लेबनान में जंग रोकी जानी है। अगर वो होता ईमानदार तो जो अखबारों में बयान चलाए गए कि नेतन्याहू को ये बोल दिया, नेतन्याहू को वो बोल दिया, जिन बयानों पर कम से कम मैं कभी भरोसा नहीं करता हूं, उन बयानों को अमली जामा पहनाया जाता, कहा जाता इजराइल से कि लेबनान से बाहर निकलो और जंग को खत्म करो। लेकिन नहीं, ये सब नहीं हुआ। हुआ क्या? मार्को रूबियो जाता है खाड़ी में। जब यह खबर अमेरिका के पास पहुंचती है कि खाड़ी के मुल्क ईरान के करीब जा रहे हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो वो जाता है खाड़ी में और खाड़ी के देशों के साथ मीटिंग होती है, जिसमें सऊदी अरबिया भी शामिल होता है, यूएई भी शामिल होता है, कुवैत भी शामिल होता है, बहरीन भी शामिल होता है। सारे ये कंट्रीज सारी शामिल होती हैं और वहां एक साझा बयान जारी करवा के होर्मुज के मसले पर ईरान की मजम्मत होती है। और उसके बाद लेबनान वो जाता है और लेबनान में समझौता करवाता है इजराइल और लेबनान के बीच, लेबनान की गवर्नमेंट के बीच। और वो समझौता ऐसा है कि हिजबुल्लाह वाले इलाके में ऑपरेट करने के लिए इजराइल की आर्मी को पूरी छूट मिलती है। यानी जंग खत्म करने की जगह जंग को तेज करने और जंग में इजराइल का फायदा पहुंचाने की सारी प्लानिंग होती है। अब आप खुद बताइए कि जब अमेरिका एक हाथ से अमन की बात कर रहा है, दूसरे हाथ से एक ऐसा समझौता करवा रहा है जिसके बारे में सब जानते हैं कि ना तो हिजबुल्लाह राजी होगा और ना ही ईरान राजी होगा, तो उसकी नीयत पर शक क्यों नहीं किया जाना चाहिए। यह हमला होने के पहले भी यह खबर आ चुकी थी कि अमेरिका ने कहा कि ईरान के जो तेल के ऊपर सैंक्शंस हमने हटाए थे वो हम फिर से लगाने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 16 अगस्त से वो सैंक्शन फिर से लागू हो जाएंगे, यानी ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता है, ये कहा जाएगा। अब नरेंद्र मोदी जो चाबहार पे दोबारा बात करने की बात कर रहे थे, इसके बाद क्या करेंगे? फिर पीछे हट जाएंगे या ट्रंप से कहेंगे कि ये रोज रोज का तमाशा बंद करो? ये हम नहीं जानते। दूसरी चीज की उम्मीद बहुत कम है, पीछे हटने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। तो जब आपने आयल पर सैंक्शन लगा दिया, जब आपने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, जब आपने कतर को मना कर दिया, मार्क रूबियो कतर को मना करके आया था कि ईरान का जो फ्रोजन एसेट है उसको रिलीज ना करो। कतर इस बात के लिए तैयार हो गया था कि ईरान का जो पैसा कतरी बैंकों में है उसको वो रिलीज कर दे, लेकिन मार्को रूबियो उसको मना करके आया, जिसके बाद कतर ने रिलीज नहीं किया। तो ईरान के फ्रोजन एसेट आप रिलीज नहीं करोगे, लेबनान में जंग जारी रखोगे,
सैंक्शंस लगा दोगे और उसके बाद उम्मीद करोगे अमन होगा? नहीं, अब अमन की उम्मीदें बहुत कम हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल किसी के सामने है तो पाकिस्तान और कतर के सामने है, क्योंकि यही बिचौलिए थे और यही लोग अमन की कोशिशों में लगे हुए थे, समझौते की कोशिशों में लगे हुए थे। इन्हीं लोगों ने ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता कराया था। देखिए प्रॉब्लम क्या है, इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जंग जैसा मामला बना ऑपरेशन सिंदूर के समय, और हम ये मान लें कि ट्रंप सही कह रहा है, उसके कहने पर ईरान और अमेरिका ने जंग रोक दी। तो यहां अमेरिका के पास एक लिवरेज ये है कि पाकिस्तान को भी अमेरिका की सुननी पड़ेगी और नरेंद्र मोदी यानी कि हिंदुस्तान को भी अमेरिका की सुननी पड़ेगी। दोनों में से अगर कोई रास्ते से भटकता है, वायलेट करता है, जैसे मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया और उसके अगले दिन पाकिस्तान ने कोई हरकत की होती, तो ट्रंप के पास ये पावर है कि आसिम मुनीर को वो फोन लगाता और कहता कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जब मैंने समझौता करवाया है तो तुमने दोबारा अटैक कैसे कर दिया। या इसके उलट मान लीजिए भारत ने कोई अटैक कर दिया होता तो वो मोदी को फोन लगा सकता था और मोदी से कह सकता था कि जब मैंने समझौता करवाया था तो तुमने अटैक कैसे कर दिया। तो जब एक मजबूत ताकत ये काम करती है, बिचौलिए का काम करती है, तो वो दोनों पावर्स आपस में लड़ रही हैं उनके ऊपर उसका कंट्रोल होता है और वो उनके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। लेकिन जब एक कमजोर पावर ये काम करती है जिनका दोनों पक्षों पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसकी मुश्किलात अलग होती हैं। ना तो आसिम मुनीर कालिबाफ को फोन लगाकर ये कह सकते हैं कि यार बर्दाश्त कर लो, अमेरिका अटैक कर रहा है, मत करो अटैक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो। नहीं कह सकते आसिम मुनीर, उनको पता है कि कालिबाफ कहेंगे फोन रखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और ट्रंप से कुछ कहने की हिम्मत तो है ही नहीं आसिम मुनीर की। पता नहीं इस समय फोन लगाएंगे तो ट्रंप फोन उठाएगा या उसका कोई सेक्रेटरी फोन उठाकर रख देगा। और अगर फोन लग भी गया और इन्होंने कह दिया कि हुजूर आला आपने तो समझौते पर दस्तखत किए थे, उस समझौते को मानिए, तो ट्रंप क्या बोलेगा, कौन सी गालियां देगा, वो तो मैं भी नहीं जान सकता, क्योंकि मैं तो गालियां देता नहीं। यानी पाकिस्तान और कतर की ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो ईरान या अमेरिका के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर बना पाए। ना ईरान उनकी सुनेगा, ना अमेरिका कोई सुनेगा उनकी। इसलिए वो मीडिएटर जरूर हैं, लेकिन उनका दोनों मुल्कों के ऊपर कोई बड़ा असर नहीं है। वो दोनों मुल्कों में से किसी से भी पावरफुल नहीं है, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते। अब ऐसे में आप सोचिए कि बिचौलिया क्या करेगा। दो बड़े लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं तो कोई छोटी ताकत उनमें से किसी को क्या समझा सकती है? आप जानते हैं, कुछ नहीं समझा सकती। इसलिए मीडिएशन के बावजूद पाकिस्तान और कतर के पास वो अथॉरिटी नहीं है कि इस जंग को रुकवा सके। इस जंग को सिर्फ एक ही चीज रुकवा सकती है और वो है बाजार। आज अभी जल्दी का दिन है, अभी तक जो हमले हुए वो सैटरडे संडे में, वीकेंड में होते हैं। आज अभी बुधवार है और बुधवार को ही हमले हो गए, यानी गुरु शुक्र शनि रवि 4 दिन ऐसे हैं कि ये जंग चल सकती है। 4 दिन ऐसे हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिका और अटैक्स कर सकता है। और अगर इन 4 दिनों के अटैक में बाजार का सत्यानाश हुआ, क्योंकि 60 दिनों में ऑयल का जो स्टॉक था वो भरना था, आज ऑयल स्टॉक नहीं भरा है। आज जरा सी गड़बड़ी होगी, फिर ऑयल के प्राइसेस, तेल के, क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान पर जाएंगे, फिर तेल की कमी होनी शुरू हो जाएगी, फिर पेट्रोल पंप खाली होने शुरू हो जाएंगे और इंटरनेशनल इकोनॉमी पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा, अमेरिका के ऊपर भी जबरदस्त दबाव पड़ेगा। तो अगर इन 4 दिनों में कुछ हो जाता है तो हो जाता है, वरना यही होगा कि इन 4 दिनों में इधर से हमला होगा, उधर से हमला होगा और मंडे को ट्रंप का बयान आ जाएगा या संडे की देर रात ट्रंप का बयान आ जाएगा कि ईरान से बातचीत फिर शुरू हो गई है। लेकिन यहां सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ ट्रंप के कहने से मामला सॉल्व हो जाएगा? क्योंकि ईरान, आप जानते हैं कि तब तक कफन दफन पूरा हो चुका होगा, सुपुर्दे खाक हो चुके होंगे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई, और ईरान इस बात को समझ चुका होगा कि अमेरिका पहली 2 शर्तें किसी भी हाल में नहीं मान रहा है। तो क्या ईरान यूं ही मान जाएगा बातचीत चलाते रहने के लिए? जिस तरह के बयान आए हैं जिसमें कहा गया है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अमेरिका ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, उसके बाद बहुत मुश्किल है कि ईरान बातचीत की टेबल पर आसानी से लौट आए। वो जो शर्तें रखेगा उसको मानना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए दिन खतरनाक है आने वाले 2-4 दिनों तक देखना होगा, खासतौर पर संडे तक देखना होगा कि ईरान के मोर्चे पर क्या क्या होता है। मैं जो भी डिटेल्स मेरे पास होंगी, जो भी एनालिसिस मेरे पास होगी, उसके साथ लगातार आपके साथ बना रहूंगा। आप भी हमारे साथ बने रहिए। वीडियोस को जरा दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। मैं 2 दिन जरा अपने निजी काम से नहीं आ पाया तो आप लोगों ने शिकायतों का अंबार लगा दिया। कई लोग तो ये सवाल पूछने लगे कि खामनेई साहब के फ्यूनरल पर अशोक पांडे रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, जबकि उसके पहले के भी 2-3 वीडियोज में मैंने फ्यूनरल पर बहुत डिटेल दी थी और मैं लगातार रिपोर्ट करता रहा था। चलिए, आपकी शिकायतें सर माथे पर, इंसान हूं, मुझे भी कभी कभी छुट्टियां चाहिए होती हैं, लेकिन मैं भी तो आपसे शिकायत करूंगा। वीडियोस को जरा दोस्तों रिश्तेदारों तक भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी ताकत बनिए। चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, कोई खास मुश्किल काम तो है नहीं। एक कोड है जिसको स्कैन करना है या फिर पिन कमेंट में लिंक है जिसको फॉलो करना है। आप हमारी ताकत बनेंगे तो हम लगातार पूरी हिम्मत के साथ वो सच कहेंगे जो कहने की हिम्मत कम लोगों में है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।